सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो बच्चों कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड आने वाला है ना, तो जमकर पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 12th बायोलॉजी का बैच शुरू कर दिया है और हमारे 7 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 8th लेसन, जिसका क्या नाम है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मस्त लेसन है, कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मजा आएगा ये लेसन पढ़ने में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी उस एप्लीकेशन पे, आपको नोट्स देखने मिलेंगे, क्विजेस देखने मिलेंगे, तो डाउनलोड करके जरूर से रख लेना। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे सारे सेशन देखते हुए, ठीक है, पहले के जो 7 लेसन है उसको भी देखते वक्त कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली आके मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेसन, जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन जरूरी क्यों है। ठीक है, व्हाई रेस्पिरेशन इज नेसेसरी, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। देखो, हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है, सेल। ठीक है, बायोलॉजी में हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल। अब सेल को कोई भी फंक्शन करना है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सिर्फ सेल को ही नहीं, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के कोई भी सेल को अगर कुछ भी फंक्शन करना है, कोई भी प्रोसेस करनी है, तो उसे क्या जरूरी है, एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अब ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, क्या सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्या मैकेनिकल एनर्जी होती है, नहीं यार, सेल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में होती है, ठीक है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज ATP। हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ना, ATP क्या फुल फॉर्म है इसका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में एनर्जी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब ये सेल के अंदर एनर्जी बनी कहां से, हम एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज ग्लूकोज आता है। ठीक है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमको क्या मिल जाती है, ATP। ठीक है, हमको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। आप लोग ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि कभी भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो एक प्रोडक्ट के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, जो जनरली हमारे लिए कोई काम का नहीं होता। तो यहां पे एनर्जी हमारे लिए काम की है, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ जिसका नाम है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे इस प्रोसेस के अंदर फॉर्म होता है। अब देखो, सेल को एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए और सेल को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज कहां से आएगा, ग्लूकोज आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, जो भी आप खाना खा रहे हो वो आपके पेट में डाइजेस्ट हुआ और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होता है विद अनदर सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है और इसके पास एक छोटी सी ब्लड वेसल आई हुई है। ठीक है, ये छोटी सी ब्लड वेसल आई हुई है और इसके पास क्या था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। इसके पास कौन सा मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। इसके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहां से आया, इसके पास आया जो हमारा एब्जॉर्प्शन वाला था ना, उसके अंदर से इसके पास कहां से ग्लूकोज का वाला मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है, डाइजेशन से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल गया। नेक्स्ट सवाल होता है कि ऑक्सीजन कहां से मिले। ठीक है, ऑक्सीजन भी इसी ब्लड के थ्रू ही आता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी सेल के पास इसी ब्लड के थ्रू आता है, लेकिन एक डिफरेंट सिस्टम के थ्रू आता है, जिसको हम लोग इस लेसन में डिटेल में पढ़ना है, दैट इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वहां से हम लोग क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फिर ये ऑक्सीजन भी इस सेल के अंदर जाएगा। अब इसका जो बाय प्रोडक्ट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया ना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेरी मौत भी हो सकती है। तो इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी वापस किसके अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। ठीक है, ये भी वापस किसके अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा और ये ब्लड के थ्रू वापस रेस्पिरेटरी सिस्टम से चीजें बाहर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं क्या, नहीं, हम लोग पूरे एयर को अंदर लेते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे काम का चीज क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो एयर वापस का वापस पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कार्बन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे सेल के अंदर ATP का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ATP का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इतनी बातें क्लियर है। तो इस ऑक्सीजन को, ठीक है, ये ऑक्सीजन कैसे एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से सेल तक कैसे पहुंचता है, यही कहानी हम लोग को पूरे इस लेसन में डिस्कस करनी है। साथ ही साथ एक और टॉपिक है, दैट इज सर्कुलेशन भी डिस्कस करना है।
ठीक है, हमारे लेसन का नाम क्या है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो पहले हम लोग रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है दैट इज सर्कुलेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन हम लोग ने एब्जॉर्ब तो कर लिया लंग्स में, ठीक है, अब उसको सर्कुलेट कैसे किया जाए सेल तक, ठीक है, उसको सेल तक सर्कुलेट किया कैसे किया जाए, वो सारा का सारा चीजें हमें इस लेसन में पढ़नी है। तो मतलब एयर से लेके, ठीक है, एयर से लेके सेल तक पहुंचने की कहानी पूरे इस लेसन में हम लोग को पढ़नी है, जिसमें बीच में सर्कुलेशन का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर मिल गया हम लोग को कि व्हाई रेस्पिरेशन इज नेसेसरी, ठीक है, हम लोग को इसका आंसर मिल गया ना कि रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एटीपी फॉर्म नहीं होगा, और अगर एटीपी फॉर्म नहीं होगा तो हमारे अंदर कोई भी काम करने की जो एबिलिटी है, जो एनर्जी है, वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है आगे। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको एटीपी की जरूरत होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूं तो वो भी एटीपी, उसमें भी एटीपी लग रहा है, ठीक है। मैं कुछ बोल रहा हूं उसमें भी एटीपी लग रहा है, आप लोग जो सुन रहे हो ना उसमें भी एटीपी लग रहा है। तो ये सारी की सारी एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी का यूज हो रहा है, और इसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इतना समझ गया, ठीक है, इतनी बात समझ गई तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा कि रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, क्या होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। अब कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर रिजेंबल करते हैं, हम लोग ने पढ़ा है ना बचपन में कि सेल से आगे चल के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे चल के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सिस्टम कौन सा पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पार्ट लेने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होता है, हमेशा याद रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है हमारे नॉस्ट्रिल से, ठीक है। नॉस्ट्रिल का ये जो छेद दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, जिसमें आप लोग उंगलियां करते रहते हो, ठीक है, मत किया करो। तो इसको यहां से क्या शुरू होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गन है दैट इज आवर नोज, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल। देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये क्या है हमारा नॉस्ट्रिल। यहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है, यहीं से हम लोग सांस लेते हैं ना, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को वापस रिलीज करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सही बात है। तो सबसे पहले क्या आएगा, नॉस्ट्रिल, ठीक है, नॉस्ट्रिल ओपनिंग। फिर आगे चल के ये नॉस्ट्रिल ओपनिंग आगे चल के एक बड़ी सी कैविटी फॉर्म कर लेती है, ठीक है। ब्लैक कलर यूज करते हैं हम लोग, कलर यूज करने नहीं मिलता ना ब्लैक वाला। तो ये देख रहे हो एक बड़ी सी यहाँ पे ओपनिंग बन गई है, दिख रहा है, ये बड़ी सी ओपनिंग, ये कैविटी फॉर्म कर रही है। इस कैविटी को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। हाँ अब सही है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नेजल कैविटी। समझ में आ रही बात, कौन सी नेजल कैविटी की बात हो रही है, जो नोज के अंदर, ठीक है, नोज के अंदर, नोज आपका जो अंदर जा रहा है ना, आपका जो नॉस्ट्रिल वाला, ये वाला जो पोर्शन है, नॉस्ट्रिल वाला पोर्शन, इसके अंदर जो कैविटी बनी है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नेजल कैविटी। अब इसी नेजल कैविटी के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस बच्चे का, इस इंसान का माउथ प्रेजेंट है, और माउथ के अंदर, ठीक है, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी। याद है आपके यहाँ पे जो दांत वात लगे ना, ये कौन सी कैविटी है, बक्कल कैविटी। तो मतलब ये एक छोटा सा, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज अ बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी। ऑल्दो हमारा जो बक्कल कैविटी है और जो नॉस्ट्रिल है, ठीक है, सॉरी, जो नासल कैविटी है, बक्कल कैविटी एंड नासल कैविटी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जॉइंट है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है। और यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन लटक रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन, अगर आप ऐसे मुंह खोल के देखोगे ना तो आपको एक छोटी सा ऑर्गन दिखेगा जो लटकता रहता है। आप लोग ने कभी कफ सिरप्स का ऐड देखा होगा, तो उसमें एक मॉन्स्टर लटकता रहता है उसके ऊपर, देखा है, वो क्या है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यूला, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखाता हूं आप लोग को। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक पर्सन है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला दिख रहा है, इट इज अ नॉस्ट्रिल, ये क्या है, नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब इस नॉस्ट्रिल के अंदर से, इस नॉस्ट्रिल के अंदर से यहां से एक छोटी सी कैविटी फॉर्म हुई है, यहां पे एक छोटी सी क्या फॉर्म हुई है, कैविटी फॉर्म हुई है। दिस कैविटी इज नथिंग बट अ नासल कैविटी, ठीक है। फिर ये इसका माउथ है, माउथ के अंदर भी यहां पे क्या फॉर्म हुई है, माउथ के अंदर भी क्या फॉर्म हुई है, यहाँ पे बक्कल कैविटी फॉर्म हुई है, यहाँ पे लिखा है मैंने, सो इट इज अ बक्कल कैविटी, ठीक है। फिर ये बक्कल कैविटी आगे चल के और नासल कैविटी आगे चल के दोनों मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन ऐसे लटक रहा होता है, ठीक है, एक छोटा सा ऑर्गन लटक रहा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यूला, ठीक है। यहाँ पे यू साइलेंट है, ठीक है, इसका स्पेलिंग क्या है, UVULA, जहां पे यू क्या है,
साइलेंट, तो इट इज नॉन एज व्यूला। अभी व्यूला का फंक्शन क्या आप लोग सोच रहे होंगे, देखो जब भी आप कुछ खाते हो, ठीक है, जब भी आप कुछ खाते हो और उसके बाद जब उसको अंदर लेते हो ना, ठीक है, जैसे मैंने अंदर लिया कुछ भी, ठीक है, तो ये जो व्यूला है ना, ये जाके यहां पे से चिपक जाएगा, ठीक है, ये जो व्यूला यहां पे चिपक जाएगा ताकि आपका जो फूड है ये नेसल कैविटी में ना चला जाए, ठीक है, आपका जो फूड है वो नेसल कैविटी के अंदर ना चला जाए, इसके लिए यहां पे ये व्यूला लगा हुआ रहता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो यहां पे पोर्शन है दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, फेरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। उसके पोजीशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, देखो जब जो नेसल कैविटी है, ठीक है, नेसल कैविटी जहां पे फेरिंग्स से मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे नेसल फेरिंग्स, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नेसल फेरिंग्स कह सकते हैं, ठीक है, नोजल फेरिंग्स कह सकते हैं। फिर जहां पे हमारा ओरल वाला, ठीक है, ओरल वाला पोर्शन जहां पे फेरिंग्स से मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओरोफेरिंग्स, ठीक है, यहां पे लिख दूं मैं नेसल फेरिंग्स, ठीक है। कौन सा है नेसल फेरिंग्स, ये वाला पोर्शन है जहां पे तो आपका जो नेसल कैविटी है वो मिल रहा है फेरिंग्स में। फिर उसके बाद यहां पे ये वाला जो पोर्शन है दैट इज बक्कल कैविटी, वो जब जाके नेसल इस फेरिंग्स वाले रीजन में मिलती है उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज दिस पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स। और इसके बाद इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। व्हाट वी कॉल इट एज अ लैरिंजोफेरिंग्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे, ठीक है, लैरिंजोफेरिंग्स के नीचे अब ये जो पोर्शन है ना ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये जाके स्टिक हो जाएगा, ये जाके ऐड हो जाएगा, यहां पे एक दूसरा ऑर्गन प्रेजेंट होता है कुछ ऐसा सा, इसे हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स के पास वाला जो फेरिंग्स का हिस्सा है, ठीक है, लैरिंग्स के पास वाला जो फेरिंग्स का हिस्सा उसे मैं क्या कहूंगा, लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। जो ओरल साइड के पास वाला हिस्सा उसे मैं क्या कहूंगा, ओरोफेरिंग्स। और जो नाक के पास वाला, ठीक है, यानी जो नेसल चेंबर के पास वाला हिस्सा उसे मैं क्या कहूंगा, नेजल फेरिंग्स। इतनी बातें क्लियर है। और इन तीनों को मिला के ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज फेरिंग्स, ठीक है। तो इस डायग्राम में, आपके बुक के डायग्राम में सिर्फ फेरिंग्स यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तीनों को अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है, बट मैंने आपको यहां पे बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ना तो आपके बुक में ये सारी चीजें आपको मेंशन की हुई मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद ये ट्यूब यहां से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, ये जो ट्यूब है यहां से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। यहां पे एक बड़ा सा ऑर्गन है, ठीक है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसका फैंसी नाम क्या है, वॉइस बॉक्स, ठीक है। और इसे ही हम लोग लैरिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स क्या है, इट इज अवर वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में होता है क्या पता है क्या, वॉइस बॉक्स में जनरली एक स्ट्रिंग जैसी, तार जैसी होती है, जैसे सितार हमारा होता है, गिटार होता है, ठीक है, तो वैसी स्ट्रिंग जैसी इस पे चीजें लगी हुई होती है और जब आप आवाज रिलीज करते हो, ठीक है, जब आवाज छोड़ते हो उसी टाइम पे ये वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से आवाज निकलता है, ठीक है। कभी भी आप सांस लेते टाइम, ठीक है, सांस अंदर लेते टाइम आप बोल नहीं सकते, ट्राई करके देखो, ठीक है, जब आप सांस अंदर ले रहे हो तब आप कोई भी चीजों को बोल नहीं पाओगे, लेकिन जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो ना, ठीक है, तब क्या होगा, इस पर वाइब्रेशन होंगी और यहां से आपकी आवाज निकलेगी, ठीक है, यहां से आपकी आवाज निकलेगी। ऑल्सो यहां पे ध्यान दो, ये जो लैरिंग्स है, ठीक है, इस लैरिंग्स की यहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस लैरिंग्स की यहां पे एक क्या प्रेजेंट होगी, ओपनिंग प्रेजेंट होगी। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लॉटिस, ठीक है। इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। अब इस ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटी सी कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, कौन से कलर से बनाई जाए, ब्लैक से बनाते हैं। इसके ऊपर एक ऐसे छोटी सी क्या प्रेजेंट होगी, कवरिंग प्रेजेंट होगी, जैसे एक ये ओपनिंग है, इसके ऊपर ऐसे छोटी सी कवरिंग प्रेजेंट होगी। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, इसका भी नाम है भाई, इसका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस। सिंपल है, ग्लॉटिस की कवरिंग को एपी मतलब क्या होता है, किसी की चीज के ऊपर, ठीक है, एपी मतलब क्या, किसी भी चीज के ऊपर जो चीज लगी हुई हो। तो अगर ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये एपीग्लॉटिस है। इतनी बातें क्लियर है। अब ये एपीग्लॉटिस काम क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, देखो जब भी आप खाना खाओगे, ठीक है, जब भी आप खाना खाओगे तो ये आपका जो खाना है वो इस वाले पाइप में जाना चाहिए,
ठीक है, आपका जो फूड है वो इस वाले पाइप में जाना चाहिए। ये क्या, ये कौन सी पाइप है? इट इज अ इसोफेगस। ये कौन सी पाइप है? इट इज अ इसोफेगस, जहां से आपका खाना जाता है स्टमक की तरफ। ठीक है, वो डाइजेशन वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है रेस्पिरेशन में। तो हमारा खाना इस पोजीशन में जाना चाहिए। हमारा खाना अगर ये इस पाइप में चला गया तो, ठीक है, अगर मेरा खाना लंग्स में गिर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहां पे, ठीक है, इस पोजीशन पे यहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है लाइनिंग के ऊपर। तो जैसे ही खाना आता है, गिरता है, ठीक है, ये ओपनिंग ऐसे बंद हो जाती है और ये खाना दूसरे वाले पाइप में गिर जाता है। समझ रहे हो? यहां पे समझ लो दो पाइप है, ठीक है, एक यहां पे एक पाइप है, एक ये वाली पाइप है और ये वाली पाइप है। तो इसके ऊपर खाना गिरा आके, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे खाना गिरा, ये गिरा, तो ये वाली जो क्लोजिंग है ये ऐसे हो गई और ये खाना दूसरे वाले पाइप में चला गया। और जब हवा आ रही होगी तो ये पाइप ऐसे खुल जाएगा और ये यहां से हवा चली जाएगी। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है बात? तो ये फंक्शन है एपिग्लॉटिस का, कि ये खाने को, ठीक है, खाने को दूसरे वाले इसमें, यानी मतलब हमारे लैरिंग्स वाले पोजीशन में जाने नहीं देता। ठीक है, इतनी बातें समझ में। अब इस लैरिंग्स के नीचे, ठीक है, इस लैरिंग्स के नीचे यहां पे एक बड़ी सी पाइप है, ठीक है, जिसके ऊपर सी शेप का, ठीक है, क्या लगा हुआ है? सी शेप का एक कार्टिलेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? सी शेप का एक कार्टिलेज लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है भाई? देखो, इस वाले ये जो पाइप है, ठीक है, ये बहुत ही पतली सी पाइप है। तो जब भी इसके अंदर से हवा जब निकलेगी तो ये पाइप क्या हो सकती है? इसे ये हो जाएगी, ठीक है, बंद हो जाएगी, एकदम क्लोज, एकदम चिपक जाएगी। तो वापस जब इसके अंदर हवा एंटर करना चाहेगी तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना एंटर करने के लिए। ठीक है, अब हर बार कोई भी हवा नहीं चाहिए यार, मैं बहुत प्रेशर लगा के एंटर करूं। तो हमारी बॉडी ने क्या किया, नेचर ने क्या किया है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज की इसी कवरिंग लगा दी है। ठीक है, जैसे ये पाइप थी, इसके ऊपर ऐसे कार्टिलेज की सी शेप की, ठीक है, ये पूरा राउंड नहीं है, ये पूरा राउंड नहीं है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कुछ क्या है? ऐसा है, सी शेप का है। सो इट इज अ सी शेप कार्टिलेज। ठीक है, हेलाइन कार्टिलेज ही बोलते हैं, इतना लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। इट इज अ सी शेप कार्टिलेज, जो किसके ऊपर लगा हुआ है? इस पाइप के ऊपर लगा हुआ है। इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया। देखो यहां पे भी दिया है, ठीक है, इस पाइप को हम लोग देख रहे हैं यहां पे, ये देखो यहां पे ऐसे, ठीक है, ये सी शेप कार्टिलेज है। ठीक है, इस पाइप को हम लोग ने क्या कहा? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे चल के, ठीक है, ट्रैकिया आगे चल के दो अलग अलग पाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ट्रैकिया आगे चल के दो अलग अलग पाइप्स में डिवाइड होता है। क्या कहते हैं इस पाइप्स को? ध्यान से सुनो, ये ट्रैकिया आगे चल के दो अलग अलग पाइप्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ट्रैकिया आगे चल के कितने पाइप में डिवाइड होगा? दो अलग अलग पाइप्स में डिवाइड होगा। इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। समझ में आ रही बात? एक हो गया राइट ब्रोंकाई, एक हो गया लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, एक हो गया राइट ब्रोंकाई, एक हो गया लेफ्ट ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई भी आगे चल के बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, इसके ऊपर भी ये सी शेप कार्टिलेज लगा हुआ है। ठीक है, ये जो सी शेप कार्टिलेज था ये ब्रोंकाई के ऊपर भी लगा हुआ है, ट्रैकिया के ऊपर भी लगा हुआ है। अब ये ब्रोंकाई ये आगे चल के फर्दर डिवाइड होंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, और इन पार्ट्स को कहेंगे हम लोग ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? ब्रोंकियोल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ब्रोंकाई समझ में आ गया, ब्रोंकियोल समझ में आ गया। और आगे चल के, ठीक है, आगे चल के ये ब्रोंकियोल्स के ऊपर, अब देखो ब्रोंकियोल्स दो टाइप के होते हैं, एक इनिशियल ब्रोंकियोल्स और एक होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल मतलब क्या? देखो ब्रोंकियोल्स बहुत सारे टाइप के हो, अब ये होगा, ये वापस डिवाइड होगा छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, तो मिटा देता हूं, यहां से एक ऐसा सा बैग लाइक ऑर्गन है, इट इज लंग्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? लंग्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो ब्रोंकियोल्स है वो बहुत ज्यादा नंबर वार डिवाइड होगा। तो जो सबसे पहला डिवीजन है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उसे इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। और जो सबसे लास्ट वाला होगा, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा डिवीजन किया, समझ लो, यहां पे भी एक डिवीजन किया, यहां पे भी एक डिवीजन किया, डिवीजन करते करते जो लास्ट वाला डिवीजन है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है हमारा इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ऐसे ही जो ब्रोंकाई था, ठीक है, ब्रोंकाई था वो भी तीन पार्ट के होते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई भी कितने होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, जो सबसे पहले ट्रैकिया से अलग हुआ होगा, दैट इज ये प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर इससे जो अलग हुआ होगा, दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर उससे जो अलग हुआ है दैट इज टर्शरी ब्रोंकाई। तो तीन ब्रोंकाई आपको पढ़ने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और टर्शरी के बाद ब्रोंकियोल्स शुरू हो जाता है। तो जब सबसे पहला, ठीक है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों पे क्या लगे हुए होते हैं? सी शेप कार्टिलेज लगे हुए होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? और आगे चल के
इनमें एक बैग लाइक ऑर्गन यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है, एक बैग लाइक ऑर्गन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सिंगुलरली एल्वियोलस कहते हैं। और अगर मैं प्लूरल की बात करूं, ठीक है, बहुत सारे की बात करूं, तो इसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो मैं जनरली एल्वियोलाई ही लिख देता हूं, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब क्या, प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है, एल्वियोलाई मतलब क्या, प्लूरल की बात हो रही है। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो इसे एल्वियोलस भी कहेंगे, ठीक है, और अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। तो इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में देख लो क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहला आपका नॉस्ट्रल, ठीक है, सबसे पहला आपका नॉस्ट्रल, फिर नॉस्ट्रल से आगे चले क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के मैंने आपको तीन रीजन बताए हैं, एक है नेसल फेरिंग्स, एक है ओरोफेरिंग्स और एक है लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है, आपको दिया हुआ है बुक में। फिर उसके बाद क्या होता है, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, लैरिंग्स को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि वहीं से हमारी जो वॉइस है, यहाँ पे टच करो, ठीक है, यहाँ पे जब टच करोगे ना, यहाँ पे निकला हुआ पोर्शन आपको फील होगा, ठीक है, दैट इज लैरिंग्स। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये इट इज द लैरिंग्स, ठीक है, ये हमारा लैरिंग्स वाला पोर्शन है। फिर लैरिंग्स से आगे चले क्या डिवाइड हुआ है, देख रहा है, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर क्या है, सी शेप कार्टिलेज। फिर ये ट्रैकिया आगे चल के बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, दैट इज ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकाइस डायग्राम में इतने अच्छे से नहीं दिया है, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको आई होप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया है, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया है, इतनी बातें क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रेस्पिरेशन के बारे में। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, टोटल 4 टाइप के रेस्पिरेशन है। इसको डिटेल में इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे समझने का, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसको मैं छोटा ही रखूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। तो मैं आपको जनरली से बता देता हूं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का जनरल मतलब है, ठीक है, रेस्पिरेशन का जनरल मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जनरल सा मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है रेस्पिरेशन का, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप गैसेस एक्सचेंज करो, दैट इज द रेस्पिरेशन। किसके किसके बीच में हो रही है, O2 एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, O2 को एक्सेप्ट कर रही है, O2 को इंटेक कर रही है, और CO2 को रिलीज किया जा रहा है। समझ रही है बात, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही। कौन कौन सी गैसेस, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को दिया जाएगा, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। सो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, 4 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है दैट इज ब्रीदिंग, जो सबसे पहला टाइप है दैट इज ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ पे शायद स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। जो सबसे पहला टाइप है दैट इज ब्रीदिंग। दूसरा है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो लास्ट टाइप है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 4 टाइप के रेस्पिरेशन हम लोग को पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब है आप इनटेक करो ऑक्सीजन, ठीक है, और एक्सहेल कर दो कार्बन डाइऑक्साइड को। जिससे तो मैंने इनहेलेशन किया, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लिया और रिलीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ में आ रही बात। सो नॉर्मली सा क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि आप इनहेलेशन कर रहे हो ऑक्सीजन का और आप एक्सहेलेशन कर रहे हो, मतलब कोई भी चीजों को रिमूव कर रहे हो अपने किसका रिमूवेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पे 2 चीजें आपको पढ़नी होंगी ब्रीदिंग के अंदर, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दैट इज ब्रीदिंग का, कहां पे ब्रीदिंग हम लोग को देखने मिल रही है, ठीक है। ब्रीदिंग कहां पे देखने मिल रही है, तो दिस इज, ये हमारा एक नॉस्ट्रल था, ठीक है, समझ लो ये नॉस्ट्रल वाली ओपनिंग है, यहां से आई, ठीक है। यहाँ पे फेरिंग्स भी होगा, लैरिंग्स भी होगा, फिर ये आगे चल के डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे 2 लंग्स आ गए, ठीक है, दिस आर द लंग्स, ठीक है, ये लंग्स है। और इसके अंदर क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक है, इसके अंदर क्या पहुंच गया, तो यहां से ऑक्सीजन आ गया और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिमूव हो गया। इस
छोटी सी प्रोसेस को, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। सबसे पहला जो स्टेप है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में दो चीजें हैं, एक इनहेलेशन, मतलब आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, और एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर छोड़ दिया है, तो ये हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में दूसरा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखो यहां पे फॉर एन एग्जांपल एक ब्लड वेसल आई है, ठीक है, लंग्स के पास क्या आई है, एक ब्लड वेसल आई है। तो अब लंग्स क्या करेगा, इस O2 को किस में डाल देगा, ब्लड में डाल देगा, ठीक है, इस O2 को किस में डाल देगा, ब्लड में डाल देगा, मतलब ये वाला O2 यहां पे आ गया, ठीक है, और ये जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था वो किस में डाल चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, मतलब ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आ गया। तो यहां पे भी हम लोग को एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिला, सही है, यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिला ना, मतलब ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, तो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, यहां पे सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिल रहा है ना। सो इस वाले रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसका हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, कि अब इसके पास ऑक्सीजन आ चुका है भरपूर, ठीक है, अब ये जाएगा, अब ये जो ब्लड वेसल है ये जाएगी किसके पास, सेल्स के पास, ठीक है, ये ब्लड वेसल फॉर एग्जांपल यहां पे आ गई, और यहां पे एक छोटा सा इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहां पे क्या है, एक छोटा सा सेल। अब ये सेल बहुत ही परेशान था, क्यों परेशान है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, क्यों इसको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि भैया इसको एटीपी फॉर्म करना है, इसको एनर्जी बनानी है, तो इसको खुश करने के लिए, ठीक है, इसको खुश करने के लिए जो ब्लड है वो क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन, इस ब्लड के पास ऑक्सीजन था तो उसने ऑक्सीजन किस में डाल दिया, CO2 में डाल दिया, और इसकी जो पहले वाली प्रोसेस हुई थी, ठीक है, उसका CO2 बचा हुआ था तो उसने CO2 किस में डाल दिया, इस ब्लड में डाल दिया, ठीक है, मतलब अब ब्लड क्या हो गया, वापस डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, अब ब्लड वापस क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, कि अब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। यहां पे क्या था ब्लड, ठीक है, इस पोजीशन पे क्या था ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। और यहां पे भी आप लोग देख रहे रहोगे कि यहां पे भी आपको एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिला है, मतलब O2 यहां से उठ के सेल में आया और सेल से उठ के किसके अंदर चला गया, ब्लड में चला गया, तो यहां पे भी आप लोग को एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिली। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, समझ में आया, इंटरनल रेस्पिरेशन समझ में आया, ये वाला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये इंटरनल रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग, ठीक है, जो सांस ले रहे हैं हम लोग, यहां तक ब्रीदिंग हो रही है, यहां तक, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब होगा क्या, देखो इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, हम सबको पता है, ये फॉर एग्जांपल वही बड़ा वाला सेल है, इसको क्या मिला है, C6H12O6, कहां से मिला, डाइजेस्टिव सिस्टम से, और ऑक्सीजन इसको मिल गया रेस्पिरेटरी सिस्टम से, अब भी मिला ना ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आया तो अब भी मिला इसको ऑक्सीजन, तो इसने क्या किया, फटाक से एनर्जी बना दी, एटीपी बना दी, और क्या रिलीज हो गया, बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो यहाँ पे भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिल रहा है हम लोग को, मतलब इसको मिला क्या, ऑक्सीजन, लेकिन इसने दिया क्या, ठीक है, इसने वापस दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहां पे भी हम लोगों को क्या देखने मिला, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिला। इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये किसके अंदर हो रही है, सेल्स के अंदर हो रही है, सही बात है, ठीक है, किसके अंदर हो रही है, सेल्स के अंदर हो रही है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इतनी बातें क्लियर है, तो समझ गया ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ठीक है, आपने सांस लिया और सांस छोड़ दिया तो आपके लंग्स में चली गई ऑक्सीजन, दैट इज द ब्रीदिंग। फिर उस लंग से ब्लड में ऑक्सीजन आना, ठीक है, उस लंग से ब्लड में ऑक्सीजन आना, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या, कि इस लंग से आपके ब्लड में ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में चला गया। फिर ये ब्लड वापस कहां पहुंचा, सेल के पास पहुंचा। अब सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो इस ब्लड ने क्या किया, उसको ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले लिया, तो यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेल्स के अंदर भी, ठीक है, सेल्स के अंदर भी क्या हो रही है, रिएक्शन चल रही है, जिसमें ऑक्सीजन यूज करके क्या बना रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए हमको मिली है। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। एंड रेस्पिरेशन का मीनिंग समझ में आ गया, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सांस ले लिया और छोड़ दिया, दिस इज नॉट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत बड़ा प्रोसेस है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आपके बॉडी के इंटरनली भी चलता रहता है,
ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, वो हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर नहीं किया होगा तो, ठीक है। पिछले वाले वीडियोस, पिछले वाले लेक्चर्स, पिछले वाले लेसन्स नहीं देखे हैं तो उसको भी वापस से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।